सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूबी क्लास। हिस्ट्री का ये तीसरा लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पैलियोलिथिक यानी पाषाण काल तक की बातें कर ली थी। सबसे पहले तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम में जाइए, क्यूबी क्लास एमपीपीएससी सर्च करिए, ये येलो कलर का आपको लोगो दिखाई देगा। इसमें इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है क्यूबी क्लास एमपीपीएससी, सेम लोगो है। इसमें हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी पैरेलल में 2 सब्जेक्ट रन कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम कुछ हिस्ट्री और कुछ ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेशन भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके पहले हमने रेफरेंस बुक की बात की थी। तो रेफरेंस बुक हमारी कक्षा 6 की एनसीईआरटी है, क्लास 6 की एनसीईआरटी और पास 1। और इस बुक में जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि अगर आपको रेफरेंस के लिए पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 और 3 आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, 2 और 3। ओके, चलिए तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। रिवीजन में सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमारे पास 2 एज थे। एक था प्लिस्टोसीन एज जिसको हमने आइस एज बोला था, और दूसरा था होलोसीन एज जिसको हमने आज का आधुनिक युग यानी प्रेजेंट एज देखा था। इनमें से जो प्लिस्टोसीन था यानी जो आइस एज था, ये आइस एज वो रीज़न था जब पूरी दुनिया में ऐसे बर्फ़ जमी हुई थी ऐसे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आइस एज, ये जो हिम युग है प्लिस्टोसीन वाला, ये चेंज होके किस में आ गया, होलोसीन में। और ये होलोसीन वो टाइम पीरियड है जब लगभग पृथ्वी की सारी बर्फ़ पिघल गई। मतलब ये है कि जो बर्फ़ वाला हिमयुग था उस समय पर एग्रीकल्चर यानी कृषि जो है वो संभव नहीं थी। और जब बर्फ़ पिघल गई तो जो क्षेत्र या जो एरिया बर्फ़ से ढका हुआ था, अब वो बड़े बड़े घास के मैदानों के रूप में या ग्रासलैंड्स के रूप में डेवलप हो गया। अब जब ग्रासलैंड्स आ गए हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर यानी कृषि पॉसिबल है। इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन फेज है यानी कि जो संक्रमण काल है, इसको हमने ट्रांजिशन फेज ही कहा है। और इसको हमने मध्य पाषाण काल यानी कि मीजोलिथिक कहा है, ठीक है। तो हमारा जो आइस एज था प्लिस्टोसीन, उसको हमने नाम दिया था पैलियोलिथिक। जो हमारा नॉर्मल मॉडर्न एरा था, आज का टाइम पीरियड जो चल रहा है, उसको हमने होलोसीन बोला। और इसको हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में नाम दिया था नियोलिथिक। हिंदी में इनके नाम ये दिए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपने इसके पहले के लेक्चर में देखी हुई हैं। अगर नहीं देखी है तो हिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर जाके देखिए, उसमें हमने स्टोन एज की यहाँ तक की कुछ बातें की थी। इसके बाद हमने ये भी देखा था कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि पूरा पाषाण काल से संबंधित है। पूरा पाषाण काल को हमने फर्दर 3 भागों में बांटा था, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इनका नाम लोअर मिडिल और अपर क्यों है, निम्न मध्य और उच्च क्यों है, ये बात हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी हमने डिस्कस की हुई थी, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट थी भीमबेटका के बाद हुंसगी, और हुंसगी के बाद ये कुरनूल केव्स कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी। तो आइए अब देखते हैं इसके बाद आगे। इस लेक्चर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं एक तो मीजोलिथिक पीरियड की यानी मध्य पाषाण काल की, और नियोलिथिक पीरियड की यानी नवपाषाण काल की। तो पहले शुरुआत करते हैं मीजोलिथिक पीरियड की। मीजोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें थोड़ा सा हिमयुग खत्म होने लगा था, आइस स्टार्टेड टू मेल्ट। और इसका मतलब ये है कि जो ग्रासलैंड्स थे उनका डेवलपमेंट यहाँ पे शुरू होना दिखाई देगा, ठीक। अब अभी तक इतना ग्रासलैंड डेवलप नहीं हुआ है कि हम पूरे तरीके से एग्रीकल्चर कर पाए, लेकिन हाँ ये है कि अब तक आदमी ने डोमेस्टिकेशन यानी पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डोमेस्टिकेशन कैसे शुरू हुई। तो इसके पीछे एक कहानी बताई जाती है कि एक बार एक आदमी या एक आदमियों का जो बैंड था, 10-12 लोगों का जो ग्रुप था जिसको हमने बैंड कहा है, वो बैंड अपने कैंप के आसपास था। और शायद हंटिंग के बाद या शिकार के बाद जो उसको मांस का टुकड़ा मिला था या मांस मिला होगा वो उसे खा रहे होंगे। और आसपास यहाँ पे कहीं आपको वोल्फ दिखाई देंगे जो शायद उस मांस के टुकड़े के फिराक में होंगे कि उनमें से कुछ उन्हें खाने को मिल जाए। और अगर इस आदमी ने ये टुकड़ा इस वोल्फ को दे दिया, ठीक है, सपोज ये रेड वाला टुकड़ा है, ये इसने इस वोल्फ को दे दिया, तो वोल्फ को ये हैबिट हो जाएगी
कि रोज वो वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे आएगा जहाँ पे आदमी बैठ के कुछ खा रहे हैं, और वो इस उम्मीद में रहेगा कि आदमी इस वोल्फ को कुछ खाने के लिए दे दें। और ये जो वाइल्ड वोल्फ है ये धीरे धीरे डोमेस्टिकेटेड हो जाएगा। और ये थ्योरी है कि ये जो वोल्फ है यानी ये जो भेड़िया है वही आगे चल के कुत्ते में कन्वर्ट हो गया। तो डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल हु वॉज डोमेस्टिकेटेड, या कहा जाए तो कुत्ता हमारा पहला पालतू पशु था। ठीक है, चलिए लेटर पीरियड में कुछ और पशुओं को हमने अपने पशुपालन में शामिल किया, जिसमें से कुछ भेड़ थे, बकरियां थीं, ठीक है, कुछ चौपाए थे और एट्सेट्रा। ठीक है, हालांकि हमको कुछ जगहों से हिरण के भी अवशेष मिले हैं, कुछ हड्डियां मिली हैं, जिनसे हमको ये समझ में आता है कि ह्यूमन सेटल के आसपास शायद हिरणों को भी पकड़ के लाया जाता था। ठीक है, ये पीरियड जो है इसका एक स्पेसिफिक फीचर है जो आपको याद रखना है, उसको बोलते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्या है? तो माइक्रोलिथ अगर आपको याद होगा तो पूरा पाषाण काल में हम काफ़ी बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया करते थे। ये देखिए, पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक में हम इतने बड़े हथियारों का इस्तेमाल करते थे। इनको हस्त कुठार या ऐसा खुरचनी या बोरर्स, ब्यूरिन्स, ब्लेड ऐसा नाम दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मीजोलिथिक आते आते एक्चुअली इंसान को में कुछ स्किल्स डेवलप हो गई, और स्किल डेवलपमेंट होने का एक ये फ़ायदा हुआ कि हमने कुछ छोटे हथियार भी यूज़ करने शुरू कर दिए। पुराने हथियार तो थे ही, ऐसे छोटे छोटे हथियार जो कई बार सुई के तरह नुकीले होते थे। सपोज किसी आदमी ने किसी जानवर को मारकर उसकी खाल पहनी हुई है, ठीक है, और विद टाइम वो खाल स्ट्रगल के टाइम पे या शिकार करते वक्त फट जाती है, तब इंसान इन छोटे छोटे पत्थरों से खाल में छेद करता है और कुछ जैसे किसी पेड़ की डंठल या डगाल या पतली कोई रेसा लेकर इसको बांध लेता है। तो इस प्रकार से ये फटी हुई कोट का जो उसने खाल पहना हुआ है उसका रिपेयरिंग हो जाता है। और रिपेयरिंग करने के लिए जो सुई की जगह उसने इन पत्थरों का इस्तेमाल किया। तो अब आप समझ सकते हैं कि उसने धीरे धीरे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है, जो बड़े पत्थर नहीं कर सकते थे। तो यू कैन सी हियर द पियर्सिंग, स्विंग, इस तरीके के जो छोटे छोटे काम हैं, सिलाई उलाई करने वाले, ये काम के लिए उसने कुछ पत्थरों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि पुराने जो इस्तेमाल है, पुराने जो पत्थर हैं, हैंड एक्स या चॉपर या क्लीपर, हस्त कुठार इत्यादि, उनका इस्तेमाल अभी भी उसी तरीके से हो रहा है। ठीक है, आइए कुछ साइट्स हैं, साइट्स देख लेते हैं। रिवीजन वाली बात यह है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है। एनिमल डोमेस्टिकेशन नंबर 1, ये याद रखना है, और जो टूल्स यूज हुए उनको माइक्रोलिथ कहा गया। माइक्रो यानी छोटा, लिथ यानी पत्थर, माइक्रो यानी छोटा, लिथ यानी पत्थर। ओके, टाइम पीरियड याद रखिएगा, लगभग 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड है इसको हम मीजोलिथिक पीरियड बोलते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली साइट है भीमबेटका। भीमबेटका में हमको काफ़ी ऐसे साइट्स, काफ़ी ऐसी जगह मिले हैं जहाँ पर हमको माइक्रोलिथिक पत्थर देखने को मिला है। इसके अलावा भीमबेटका से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक साइट है मध्य प्रदेश में, उसका नाम है आदमगढ़। क्यों? देखिए, हमने क्या बात की है अभी कि हम यहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन मिल जाता है ना। तो आदमगढ़ एक ऐसी साइट है जहाँ हमको सबसे पहले किसी जानवर के डोमेस्टिकेशन के यानी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन के साथ, मानव के कंकाल के साथ कुत्ते को कंकाल पाया गया है साथ में। मतलब ये है कि कुत्ते का और मानव का साथ साथ में कंकाल का पाया जाना ये दिखाता है कि शायद वो दोनों एक दूसरे से अटैच थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। इसी प्रकार के कुछ हमको एविडेंस जो है वो राजस्थान के बागौर से मिले हैं। बागौर एक प्लेस है, ठीक है। लेटर पीरियड में यूपी के महादहा में भी कुछ हमको ऐसे कंकाल मिले हैं जिसमें मैन और वुमेन को एक साथ बरी किया गया है। यहाँ पे भी माइक्रोलिथ मिला है और यहाँ पे भी कुछ हमको स्केलेटन्स जानवरों के मिले हैं, जिससे ये समझ में आता है कि यहाँ पे भी एनिमल डोमेस्टिकेशन होता था। तो एक तरीके से मीजोलिथिक पीरियड में या मध्यकालीन मध्य पाषाण काल में आपको कुछ साइट्स याद रखनी है। उसमें से एक है भीमबेटका, एक है आदमगढ़, इसके बाद है बागौर और चौथा है महादहा। आई होप आप इसको ध्यान देंगे। इसके बाद अगला जो काल है या जो अगला टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं
नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल। देखिए, नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है लगभग 6000 से 3500 ईसा पूर्व है, 6000 से 3500 BC। कुछ अलग अलग किताबों में ये आपको 8000, 7000 या 5000 से भी मिल सकता है। तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप टाइम पीरियड एक यूज़ कर सकते हैं, वो हमेशा सही माना जाएगा। MCQ में एकदम क्लोज ऑप्शंस आपको क्वेश्चन में नहीं दिखाई देंगे। अगर MCQ में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसमें इसका टाइम पीरियड पूछता है, तो इतने ज़्यादा क्लोज ऑप्शंस नहीं दिखाई देंगे जो आपको कंफ्यूज करें, ठीक है। अब जैसा कि हमको पता है कि नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड बेसिकली वो पीरियड है जब पूरी की पूरी बर्फ़ पिघल चुकी है। मतलब अब हमको खेतों में एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, ठीक। ये खेत है, इसमें हम थोड़ी सी फसल उगा सकते हैं, तो ये एग्रीकल्चर है। जब एग्रीकल्चर शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अब इंसान इस जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाने का, भागने का काम उसका बंद हो जाएगा। मतलब ये है कि अब उसका सेटलमेंट परमानेंट हो चुका है, ठीक है। खेत बसने के साथ साथ उससे उस जगह पे रुकना पड़ेगा जब तक कि वो फसल पूरी तैयार नहीं हो जाती। तो ये एक परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत है। एग्रीकल्चर से हमेशा निवास स्थायी होता है, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होती। अब जब हम फसल ज़्यादा मात्रा में उगाएंगे तो उनको स्टोर करने की बात की जाएगी, और जब स्टोरेज की बात होती है, अनाजों को संग्रहण का बात होता है, तो सबसे पहले बर्तनों का विकास होता है। तो शुरू में बर्तन बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ मिट्टी थी, इसलिए मृद भांड यानी पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तनों का विकास हो गया। इसी टाइम पीरियड में हमने एक चीज़ और देखा कि पहिए की खोज हो गई, व्हील की डिस्कवरी हो गई। आग के बाद ह्यूमन हिस्ट्री में ये जो व्हील है, ये जो पहिया है, आग के बाद ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खोज मानी जाती है, ठीक है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि व्हील ने हमको मूव करना सिखाया, एक जगह से दूसरी जगह सहजता से चलना सिखाया। और जब इंसान जा सकता है तो आगे चलने वाले टाइम पीरियड में वो सामान को भी लेके जा सकता है। तो इस प्रकार से मूवमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट में चेंज हो गया, व्यक्ति का आना और जाना परिवहन में परिवर्तित हो गया, और यही परिवहन धीरे धीरे संचार यानी कम्युनिकेशन में डेवलप हो गया। तो आज का जो कम्युनिकेशन है उसका अगर मैं आधार ढूंढूं तो वो इस पहिए में ही था, और ये पहिया नियोलिथिक पीरियड में खोजा गया था। तो ह्यूमन हिस्ट्री में दो खोजों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, पहली है आग और दूसरी है नियोलिथिक पीरियड की व्हील। हमने पिछले लेक्चर में ये बताया है कि आग की खोज कब हुई है। आग की खोज कब हुई है ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं इस टाइम पीरियड में जो आपको याद करने हैं, रिवाइज करने हैं। सबसे पहले तो कृषि का विकास हुआ, परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी निवास हो गया कृषि के कारण, और मिट्टी के बर्तनों का विकास हो गया। इसके अलावा पहिए की खोज, ये 4 पॉइंट, कृषि, परमानेंट सेटलमेंट, मिट्टी के बर्तन यानी पॉटरी, और पहिए की खोज, ये 4 चीज़ें आपको नवपाषाण काल में याद रखनी है। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ साइट्स देख लेते हैं। साइट देखने के लिए देखिए, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मनुष्य को आए हुए लगभग 5-6 लाख वर्ष हो गए हैं। तो ह्यूमन सेटलमेंट आपको पूरे इंडिया में काफ़ी जगहों पे दिखाई देगा, ठीक है। अगर ये इंडिया है तो हमने कुछ क्षेत्र में इसको बांट दिया है। एक तो नॉर्थ वेस्ट वाले क्षेत्र में, ये उत्तर पश्चिम होगा, ये मिसप्रिंट है, इसे मैं सुधार दूंगा, ठीक है। तो कुछ उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्रों में कुछ जगह है, कुछ मध्य भारत में कुछ क्षेत्र हैं, और कुछ हमारे पूर्वी क्षेत्र में या नॉर्थ ईस्ट रीजन में कुछ क्षेत्र हैं। तो हमको ये अलग अलग रीजन्स पे कुछ साइट्स हैं जिनको हमको पढ़ना है इन तीनों क्षेत्रों में, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं हमारा जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, यानी जो दक्षिणी पश्चिमी वाला रीजन है। इसमें सबसे पहली एक प्लेस है मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपको याद रखना है, ये प्रेजेंट डे बलूचिस्तान में है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ के अलावा बाकी जो साइट्स हैं उनमें से एक का नाम है बरज़ोम और एक का नाम है गुफकराल। ये बरज़ोम और गुफकराल आज की डेट में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के आसपास वाले रीजन पे हमको मिलते हैं।
श्रीनगर के नॉर्थ में हमको बुरज़ोम मिलेगा और साउथ में हमको गुफकराल मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, श्रीनगर के उत्तर में हमको बुरज़ोम मिलेगा और दक्षिण वाले क्षेत्र में हमको गुफकराल मिलेगा। ठीक है, इसके बाद वापस सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं। तो ये मैप मैं फिर से बना रहा हूँ। सेंट्रल इंडिया में ज़्यादातर यूपी बिहार वाला रीजन आता है। यूपी में जो क्षेत्र हैं उनमें से एक जगह है कोल्डी हवा, एक साइट का नाम है महागढ़ा और एक साइट का नाम है लोहरादेव। ठीक, इसके अलावा जो बिहार में साइट है उसका नाम है चिरांद। यूपी में 3 साइट्स हैं, कोल्डी हवा, महागढ़ा, लोहरादेव, और बिहार में चिरांद वाली साइट है। ठीक, अब ये साइट्स कहाँ हैं ये हम आगे 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। नॉर्थ ईस्ट की साइट अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ साइट्स हैं, उसमें से एक साइट का नाम है दावजली हार्डिंग, ये असम में है। दावजली हार्डिंग असम में है और उसके नीचे गारो की पहाड़ियों में, गारो हिल्स यानी मेघालय में भी कुछ साइट्स हमको मिलती हैं। लास्ट रीजन जो है वो साउथ इंडिया वाला रीजन है। साउथ इंडिया में बेसिकली कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्रा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, ये वाला रीजन कर्नाटका का है, ये वाला रीजन आंध्रा का है और ये वाला रीजन तमिलनाडु का है। तो कर्नाटका में एक प्लेस है मस्की, एक है ब्रह्मगिरी, एक है हल्लूर और एक है पिकलीहाल। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। आगे आपको ब्रह्मगिरी और मस्की जो है ये अशोक के टाइम पीरियड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, तो इनको आपको भूलना नहीं है। इसके बाद तमिलनाडु में पय्यनपल्ली देखने को मिलता है। ये तमिलनाडु का पय्यनपल्ली हो गया। तो इस वाले क्षेत्र में हमको पय्यनपल्ली देखने को मिलेगा, ये जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ। और अगर हम येलो कलर ले लें तो आंध्र प्रदेश में एक जगह थी उंटूर। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश वाला उंटूर हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट साइट है, एक बार अगर आप चाहें तो हम वापस देख सकते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट साइट है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट साइट है मेहरगढ़, देन बरजोम, गुफकराल, कोल्डी हवा, लोहरादेव, चिरांद। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इनको तो आपको बिल्कुल ही नहीं भूलना है। इसके अलावा फिर ये मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर और उंटूर, ये आपको साइट्स तो बिल्कुल ही नहीं भूलनी है। और एक ये नाम मत भूलिएगा, ये कई बार नाम पूछ सकता है, दावजली हार्डिंग असम में है। ठीक है, आइए तो कुछ प्लेसेस हम मैप के हिसाब से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेहरगढ़। मेहरगढ़ प्रेजेंट डे पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले रीजन पे है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि हमको मैन और गोट एक साथ मिले। ठीक है, हमको हालांकि यहाँ पे कुछ अनाज भी मिले हैं, लेकिन अनाज के साथ साथ हमको एक बकरी और एक आदमी एक साथ हमको देखने को मिली है। ये हमारी गोट है, इसको आप देख के, ये फोटो देख के याद कर सकते हैं। इसके बाद अगली साइड है बरजोम। बरजोम जो है वो अपने पीट हाउसों के लिए जाना जाता है। पीट हाउस क्या है? पीट हाउस का मतलब ये है कि देखिए, ये कश्मीर वाला रीजन है, जनरली ये ठंडा होता है, तो सरफेस से या ज़मीन की सतह से नीचे ये लोग गड्ढा खोद देते थे। ठीक है, और इस गड्ढे के ऊपर कुछ पेड़ वगैरह की छालों से इसको ढक दिया करते थे। अब आदमी यहाँ अंदर रह सकता है, तो अगर कोई ठंडी हवा आ रही है तो ये जो गड्ढा है ये इंसान को ठंडी हवा से बचा के रखेगा। इसके अलावा बरजोम में ही कुछ ऐसी जगह भी मिले हैं जहाँ इस गड्ढे के नीचे भी एक और गड्ढा मिला है, और ये गड्ढा कई बार हमको स्टोरेज के रूप में या अनाज के संग्रहण के लिए हमको ऐसा समझ में आता है कि ये जो नीचे वाला गड्ढा है ये अनाज के संग्रहण के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे पॉटरी या फिर कुछ ऐसे अनाज मिला है जो ये बताता है कि ये स्टोर हाउस हुआ करता था। तो पिट हाउस क्या है? पिट हाउस एक ऐसा, ये अर्थ का फ्लैट सरफेस है, ज़मीन है, उसमें हमने गड्ढा कर दिया है। गड्ढे को जनरली किसी पेड़ों से ढक दिया जाता था। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये बरजोम है, और बर्ज जो होता है ये एक्चुअली बर्च का नाम होता है, और बर्च जो होता है वो एक तरीके का पेड़ होता है, और इसकी छाल में लिखने का काम, जो छाल में पत्र लिखे जाते थे, ये छाल में जो इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे, अभिलेख लिखे जाते थे, वो बर्च की छाल में लिखे जाते थे। यहाँ पे इस प्रकार के पेड़ों की अधिकता के होने के कारण ही इस जगह को बर्च होम यानी बर्च के वृक्षों का घर, बर्जहोम कहा गया। ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली है, वो है कुत्ता। तो जिस प्रकार से मेहरगढ़ में आदमी के साथ बकरी मिली है, बरजोम में आदमी के साथ कुत्ता मिला है। ठीक है, इसी बरजोम के नीचे दक्षिण में एक और इम्पॉर्टेंट साइट है गुफकराल। ठीक,
इसके अलावा कुछ फाइंडिंग्स है जो हमको देखनी चाहिए, आइए देख लेते हैं वो क्या क्या है। जैसे हमने बात की कि मेहरगढ़ में आदमी और बकरी मिला है, मैन एंड गोट, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि बर्ड्स होम में पिट हाउस और ह्यूमन मिले हैं, यहाँ पे कुत्ता भी मिला है, ये हमने देख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद 3 साइट्स और हैं। एक है साइट है जिसका नाम है लोहरादेव, ठीक है। लोहरादेव वो साइट है जहां हमको चावल के सबसे पुराने साक्ष्य मिले। देखिए, मेहरगढ़ में हमें सबसे पुराना गेहूं और कपास मिला है, लगभग 7000 ईसा पूर्व, ठीक है। लेकिन जब चावल की बात आती है, ये चावल है, तो चावल 8000 ईसा पूर्व हमको लोहरादेव देखने को मिला है। लोहरादेव उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर वाले क्षेत्र में यानी बेलन नदी घाटी के आसपास मिलता है। कोल्डी हवा भी वहीं आसपास के ही इलाके में है और यहाँ पे भी चावल के एविडेंस मिले हैं, लेकिन ये जेड नहीं होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन सबसे पुराने चावल जो है वो लोहरादेव में मिले हैं। सबसे पुराना गेहूं और सबसे पुराना कॉटन ये हमको मेहरगढ़ में मिला है। तो जब कॉटन और गेहूं की बात आएगी या वीट और कॉटन की बात आएगी तो मेहरगढ़, और जब चावल की बात आएगी तो लोहरादेव आपको आंसर लगाना है। ये रिसेंट फाइंडिंग्स है, तो अगर आपकी किताबों में मेहरगढ़ में सबसे पुराना चावल मिलता है तो आप यकीन मानिए ये एकदम लेटेस्ट डाटा है। इसके अलावा चिरांद को मैंने बोला था वो याद रखिएगा। चिरांद इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पे एंटेलर एक तरीके का ये हिरण होता है, इस हिरण के हड्डियों के कुछ हथियार हमको, औजार हमको वहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी, मेनली नियोलिथिक एज की और इसके अलावा नियोलिथिक एज की और मीजोलिथिक एज की, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ मैं वापस ग्रुप में डाल दूंगा। ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको पता है, ठीक, ये है टेलीग्राम। यहाँ पे जाके आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं। जो भी करेक्शन है, कुछ टाइपिंग एरर है, उसको मैं अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा इस पर जल्दी ही हम एक प्रैक्टिस सेशन ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आप कुछ और चाहते हैं इस लेक्चर सीरीज़ में तो प्लीज़ हमें बताइए, और अगर कुछ इम्प्रूव करने की बात होगी तो हम डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।